नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं कवर करा चुके हैं और अगला हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। चूँकि हम लोग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, सवाल बन सकते हैं इस पर। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है, ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। पहली बात तो मैंने बता दिया आप लोग को, जो सामान्य स्थिति में भारत सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। जैसे अगर स्थिति सामान्य चल रही है, ना कोई इमरजेंसी चल रही है, ना कुछ भी चल रहा है, ना बाहरी युद्ध हो रही है किसी कंट्री से, तो सामान्य स्थिति इसे कहते हैं। सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा इसे कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सर्वोच्च प्रहरी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका जो सुरक्षा करता है वो कौन करता है? मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस पर सवाल बनते हैं कि मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च प्रहरी कौन है? तो सर्वोच्च प्रहरी इसका है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। न्यायालय इसकी सुरक्षा करता है। ये सारे टॉपिक्स जो भी दिए हैं इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक वर्णित है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करता है, क्या मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। ये सब चीज़ें सवाल बन चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। जैसे भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हम लोग अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है मौलिक अधिकार, पर इसे कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मतलब 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया। मतलब सारे जितने भी नागरिक हैं भारत को, उनको इक्वल माना गया, ठीक है। और इक्वलिटी का अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यहाँ इस पर सवाल बन चुके हैं, कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है और कौन कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखिए, ये मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में जो वर्णित मूल अधिकार है, अनुच्छेद 20, 21 का 23, 24, 25 और 28, इन सब में जो वर्णित अधिकार है मौलिक अधिकार, ये भारतीय तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 में जो वर्णित मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों के लिए है, ठीक है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अनुच्छेद दे देगा, अब पूछेगा कि ये क्या भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो अगर वो 15, 16, 19, 29, 30 है तो केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, इसमें विदेशियों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, समानता का अधिकार, जैसा भी एक ग्रुप आ गया आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, समानता, मतलब कानून के सामने कोई भी हो, अमीर गरीब, काला गोरा, किसी भी जात धर्म का हो, सब समान है, ठीक है। ना कोई ऊंचा है, कोई ना नीचा है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता की बात करता है अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी आर्थिक समुदाय से आता हो, उसे जन्म, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसे किसी कार्य के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो तो इस कार्य के लिए अयोग्य हो, या किसी विशेष जाति को किसी कार्य के लिए योग्य घोषित नहीं किया जाता कि अगर तुम इस जाति के हो तो तुम इस कार्य के लिए योग्य हो। मतलब जन्म, जात, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का था सरकारी लोक नियोजन और सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, मतलब अगर कोई वैकेंसी निकलती है उसमें अवसर की समानता दी जाएगी, ठीक है। मतलब सबको, यही बात है, जात, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी वैकेंसियाँ निकलेंगी, सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी, उसमें सबको एक समान अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मतलब 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। विशेष जाति के आधार पर, विशेष धर्म के अधिकार पे आप छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या होगा, अगर कोई करता है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है।
अनुच्छेद 18 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 18 द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा और एवं रक्षा की उपाधि देने की परंपरा कायम रही है। ठीक है, मतलब जो भी उपाधियां पहले दी जाती थी, जैसे कि नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि दी जाती थी, तो अब ये सब उपाधियां नहीं दी जाएंगी। बस आप शिक्षा और रक्षा में उपाधियां दी जाएंगी। जैसे कि आप अभी जो है जो डिग्री लेता है उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, वो शिक्षा में आती है। ठीक है, रक्षा में दी जाती है, जैसे कि जनरल बनते हैं लोग, लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब बस शिक्षा और रक्षा में उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो मिलता था पहले, नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती थी, केसरी हिंद की उपाधि दी जाती थी, अब ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सबको समान दिखाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दूसरा ग्रुप है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, 1919 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई व्यक्ति अपनी जो भी विचार है वो किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, पर एक चीज़ है कि ये जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं 6 प्रकार की, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसे विशेष कारण के आधार पर रोका जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी के आधार बोल सकते हैं। आपको सामाजिक व्यवस्था के आधार पे, ठीक है, देश की सुरक्षा के आधार पे, समाज की सुरक्षा के आधार पे, एकता अखंडता के आधार पे, इन सब चीज़ों के लिए रोका जा सकता है। पर अगर आप नॉर्मल चीज़ें बोल रहे हैं जिसमें कि कोई उग्र चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त होता है, मतलब आप कहीं पे सम्मेलन कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं से वैसे शैक्षिक सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं पे आप डांस प्रतियोगिता कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, संगम संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, मतलब आप कोई भी समिति बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, मतलब आप कोई किसान यूनियन सुने होंगे। हाँ, पर इसका आपको क्या होना चाहिए? इसके पीछे का उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा समिति यूनियन का करें जिससे आप एकता अखंडता को चोट पहुंचाए। ठीक है, अगला है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र अबाध संचरण करने का अधिकार, मतलब आप भारत के पूरे भारत क्षेत्र में आप अबाध रूप से संचरण मतलब घूम सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे सरकार अनुबंधित की रहती है कि यहाँ पे आप बंदी नहीं घूम सकते। जैसे क्या होता है कि कुछ पर्यावरणीय रूप से बहुत अच्छा कोई मतलब सेंसिटिव जगह होता है, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ जगह है वहाँ पर आप नहीं जा सकते। जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, उसे विशेष राज्य का दर्जा था, वहाँ पर नहीं जा सकते थे। मतलब सरकार जिस चीज़ को चिन्हित कर देगी, जिस जगह को, वहाँ को छोड़ के आप हर जगह पे अबाध रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बस जाने का या निवास करने का अधिकार। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी चीज़ कानूनी रूप से बाधित नहीं है तो आप वहाँ पे आराम से बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कोई भी अपने आजीविका चलाने के लिए कोई भी कारोबार या व्यापार कर सकते हैं। हाँ, पर इसमें ये भी कंडीशन है कि आप ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो लोक कल्याण और लोक व्यवस्था को हानि पहुंचाती हो। जैसे आप क्या कहते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये सब नहीं कर सकते। आप ड्रग्स वगैरह के कारोबार नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि आप चरस गांजा का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो भी समाज के लिए कल्याणकारी हो, आप वो सब व्यापार अबाध रूप से कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी चीज़ की किसी रोक टोक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहता है अनुच्छेद 20 कहता है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसके दोष सिद्धि, मतलब उसको प्रूव करने के विशेष संबंध में संरक्षण देता है। कि मान लीजिए कि आप पे कोई दोष को प्रूव करने के लिए आप पे दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जैसे कि कहीं घूमने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, कहीं पे आपको स्वच्छ जल का प्राप्त करने का अधिकार हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त हो गया। ये सब किस में आते हैं? आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आते हैं। निजता का अधिकार हो गया, ठीक है, विदेशों में घूमने का अधिकार हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 से कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये कब लागू किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसको जरूर पूछता है कि 21 और कब जोड़ा गया था? तो 21A जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण को प्राप्त करता है।
उपबंध करता है। ये कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आपको दे रहा है, ठीक है। उसके बारे में ये अनुच्छेद 22 इसका प्रावधान करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला ग्रुप है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक आपको किस अधिकार दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। मतलब कि अभी मैंने बताया आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, कभी कभी बच्चों को किडनैप करके ले जाया जाता है और दूसरे देश में बेच दिया जाता है। क्या किसी एक शहर से दूसरे शहर में बेच दिया जाता है। बच्चे जो अपने नाम पता नहीं बता पाते, ऐसे बच्चों को जो अनाथ होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनका व्यापार कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब बच्चों का व्यापार कर दिया जाता है, इंसान का व्यापार कर दिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बलात्श्रम मतलब बलपूर्वक बिना उनको मजदूरी दिए हुए, ठीक है, बंधुआ मजदूरी जैसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अनुच्छेद 23 इसका क्या करता है? निषेध करता है। मतलब कि आप किसी को मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, किसी को बलपूर्वक उससे काम नहीं कर सकते। अगर नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है कारखानों आदि में बालिकाओं के नियोजन का निषेध, ठीक है। मतलब कारखानों में जैसे कारखाना हो गया, जैसे कोयला का कारखाना हो गया, चाहे कोई ऐसा जगह हो जो खतरनाक जगह होते हैं, तो वहाँ पे बालिकाओं के नियोजन का निषेध को करता है। मतलब वहाँ पे बालक और बालिकाओं के नियोजन मतलब जो अभी बालिग नहीं हुए हैं उनके वहाँ पे काम करने को निषेध मतलब प्रतिबंध करता है, ठीक है। अगला आपका धार्मिक समता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या कहता है? धार्मिक समता का अधिकार। मतलब समता मतलब होता है समानता ही होता है, समता समानता एक ही होता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म मानने का स्वतंत्रता। मतलब आप अगर भारत में हैं तो आप किसी भी धर्म को अंतःकरण मतलब अपने मन से आप उसे मान सकते हैं। आप पे कोई फोर्स नहीं है कि अगर भारत आए तो हिंदू धर्म को फॉलो करिए या मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए या क्रिश्चियन या सिख। आप हैं अगर भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी धर्म को अपने मन से फॉलो करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको कोई रोक रहा है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन है, आप उसका रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का नियोजन करने की सरलता। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो हिंदू धर्म से फॉलो करता है तो उसका नियोजन करने का उसको अधिकार है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर उसको बताएगा कि आप इस्लाम धर्म को ऐसे फॉलो करिए, आप हिंदू धर्म को ऐसे फॉलो करिए या क्रिश्चियन सिख को ऐसे फॉलो करिए। आप अपने उसको नियोजन कर सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि नियत नागरिकों को राज्य द्वारा करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं होने का मौलिक अधिकार देता है, जो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 27 कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है कि आप विशेष धर्म के उत्थान के लिए आप किसी विशेष कर का नियोजन नहीं कर सकते। मतलब आप किसी व्यक्ति पे ये नहीं कह सकते कि हमें हिंदू धर्म का उत्थान करना है, इस्लाम धर्म का उत्थान करना है, इसलिए हम ये धार्मिक कर लगा रहे हैं। मतलब आप किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए धार्मिक कर का नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला है आपका, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 28 कहता है राज्य के शिक्षा निकाय में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि अगर राज्य का कोई है, सरकारी कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको धार्मिक मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई राजकीय स्कूल है तो उसमें आपको इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा दी जाएगी या फिर हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा दी जाएगी। मतलब धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहाँ पे आपको धर्मनिरपेक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई मिशनरी है, तो आप वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, पर राज्य के शिक्षा निकाय में नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगला है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 कहता है, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण मतलब अल्पसंख्यक कौन है? जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, जैसे सिख हो गए, इस्लाम हो गए, इससे इन्हें अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। मतलब कह रहा है कि उनके हितों मतलब उनका जो लाभ होगा उनके संरक्षण किया जाएगा उनका, जिसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो फिर बहुत संख्यक वाले उनको अपने हिसाब से जीवन यापन करने के लिए बाधित करेंगे। मतलब उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। उनके शिक्षा का संरक्षण किया जाएगा, उनके भाषा का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 30 कह रहा स्थान का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। देखिए यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे शैक्षणिक स्थानों का स्थापना है। शैक्षणिक स्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यक अपने हिसाब से शैक्षणिक स्थानों का स्थापना कर सकेंगे और उसका संचालन, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन
वो क्या कर सकते हैं, खुद ही करेंगे, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 31 कहता है प्रत्येक संपत्ति की चर्चा जो मूल अधिकार या 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, पहले ये संपत्ति का अधिकार देता था, अनुच्छेद 31 कहता था संपत्ति के अधिकार की, मतलब आपका संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार थी, मतलब इसके हनन पे आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया और 300 क में डाल दिया गया, मतलब 300 क में इसे डाल दिया गया। अब ये क्या है, ये एक कानूनी अधिकार है, पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, फिर इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और फिर इसे 300 क में डाल के इसे कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब आप इसके हनन होने पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आप जाके आप वहाँ अपने जिला न्यायालय में दीजिए, याचिका करिए, फिर एक एक सुनवाई होती जाएगी, आप फिर एक एक स्टेप द्वारा आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे क्या, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया 12 से 31 तक, 12 से और 31 तक जो भी मैंने आपको अधिकार पढ़ा है, अगर बाई चांस का हनन होता है तो आपको उसके बैकअप के लिए, मतलब उसके सुरक्षा के लिए कोई ऐसा तो उपबंध होना चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कोई अनुच्छेद होना चाहिए जो इसकी रक्षा कर सके कि अगर इस सब अधिकारों का हनन हो रहा है तो कौन इसकी रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 32 इस संविधानों के उपचार का अधिकार कह देता है, मतलब अगर इन सब, मतलब 12 से 31 तक जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इसका हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार कहा जाता है, आप इसका सुरक्षा करता है। मतलब अनुच्छेद 32 के द्वारा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसे तो आपको पहले जिला न्यायालय मुंसफ में जाना पड़ेगा, जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा, अपर जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा। पर अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। फिर एक और सवाल बनता है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब 5 प्रकार के आपको संवैधानिक उपचार दिए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बंदी बनाए जाने वाले को आदेश देता है कि उसे समय के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि जो भी बंदी बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उसे इस समय, इतने समय के अंदर आप न्यायालय में उसको सशरीर उपस्थित करें। ठीक है, एक होता है परमादेश। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तब उसे बताने के लिए जारी किया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। अगर कोई अधिकारी है, कोई राज्य का अधिकारी है और अपने अधिकारों का पालन नहीं कर रहा है तो परमादेश प्रत्यक्ष रीट जारी किया जाता है, याचिका जारी किया जाता है कि अपने आप अधिकारों का पालन सही से करें। ठीक है, प्रतिषेध होता है एक, यह ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर लगाती है और आदेश देती है कि मामला अपने कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय है और अपने नीचे उच्च न्यायालय कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, चाहे कोई जिला न्यायालय है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो अगर कोई जिला न्यायालय से अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और कार्रवाई कर रहा है तो उस पर उच्च न्यायालय क्या करेगा, कहेगा कि आप इसे अपने यहाँ कार्रवाई इस पर ना करें क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। या कोई उच्च न्यायालय कोई कार्रवाई कर रहा है और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, आदेश देगा कि आप इस पर कार्रवाई मत करें क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला है आपका उत्प्रेषण। यह ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय को यत्न देते थे कि वो अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मान लीजिए कोई जिला न्यायालय में कोई मामले हैं, मुकदमे हैं, वो अभी लंबित है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उच्च न्यायालय उस पर क्या करेगा, आदेश देगा कि आप वो अपने से ऊपरी न्यायालय पर भेज दीजिए। अगर आपको ये मुकदमों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आप उच्च न्यायालय को भेज दीजिए। या उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित है तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप इसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज दीजिए। ठीक है, अधिकार परीक्षा। जब कोई ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए अधिकृत ना हो उसे रोकने का अधिकार परीक्षा कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी पे बैठ गया, पदाधिकारी पे बैठ गया है कि उसके लिए वो योग्य नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 कहता है देश की सुरक्षा के लिए संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचरों के मूल अधिकार को सीमित किया जाता है। मान लीजिए देश की सुरक्षा की बात होती है, अगर संसद के पास, सेना के पास, मीडिया के पास, गुप्तचरों के पास कुछ विशेष सूचनाएं होती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको वाक्य अभिव्यक्ति की सूचना दी जा सकती है, ऐसा नहीं, उनके स्वतंत्रता पे कुछ क्या कहते हैं,
उनकी स्वतंत्रता पे कुछ सीमा लगाई जा सकती है कि आप इतने तक आपको ये अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी सेना के देश की सेना को ये वाक व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो वो न्यूक्लियर बम कहाँ है, कौन सी सेना किस ओर बढ़ रही है, कौन सी हथियार का निर्माण किया जा रहा है, ये सब सूचनाएं ये क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगी। मतलब सेना पे, मीडिया पे तथा गुप्तचरों पर उनके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है तथा उसके न्यायालय का कोर्ट मार्शल कहते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए एक कह रहा है कि भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। यहाँ पे आपको गलत ये हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ की बात करता है। कहीं सैन्य कानून लागू हो गया, जैसे आप सुनते हैं कहीं पे दंगा हो रहा है तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया, मतलब वहाँ पे क्या हो गया है, कानून सेना का कानून लागू हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कहीं पे सेना का कानून लागू मतलब मार्शल लॉ लागू है तो वहाँ पे मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, मूल अधिकार को लागू होने की चर्चा की बात करता है। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार कौन लागू करेगा, संसद के अधिकार है मूल अधिकारों को लागू करने की। तो ये अनुच्छेद 35 मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा करता है, ठीक है। मूल अधिकार को 7 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान में केवल ये 6 हैं। अभी मैंने आपको बताया संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था, ठीक है, 44 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।